जो आपका प्राचीन काल है ये छठी शताब्दी तक देखने को मिलता है। ठीक है, छठी शताब्दी यानी कि लगभग 600-700 ईस्वी तक हमें प्राचीन काल का समय देखने को मिलता है। तो आज के इस चैप्टर में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रागैतिहासिक काल एंड प्राचीन काल दोनों के टॉपिक होने वाले हैं। तो थोड़ा सा संभल के हर एक टॉपिक को समझना। वैसे मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हर एक टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें यहां पर बात करनी है कि चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, जो कि हमें यहां पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम यहां पर चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल, इन दोनों के विषय में हम क्या क्या जान सकते हैं। फिर लोग कहां रहते थे, जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे वो कहां पर रहते थे, एंड जो प्राचीन काल जैसे से प्राचीन काल की ओर सभ्यता बढ़ी तो इन्होंने कैसे अपने घर बसाने शुरू किए एंड कैसे सभ्यता का विकास हुआ, कैसे लोगों ने घर बनाए एंड इनका बसाव स्थान कैसे एक घर के रूप में तब्दील हुआ, अर्थात लोग कहां पर रहते थे। इस पूरे बसाव को हम यहां पर समझेंगे। फिर लोग उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं क्यों करते थे, भाई एक ही स्थान पर क्यों नहीं रहते थे, यात्राएं क्यों करते थे, पूरे देश में जाकर के इतनी सभ्यता का विकास आखिरकार कैसे हुआ। इसके बाद में हमारे देश का नाम कैसे पड़ा और अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि भाई प्राचीन काल में जो भी घटनाएं घटित हुई जिनके बारे में आज हम जानते हैं, ये कैसे जानते हैं, ठीक है, कैसे जाने, तो इसको हम यहां पर समझेंगे। एंड इसके बाद में अतीत एक है या फिर अनेक अतीत हैं, ठीक है, तो इसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। अगर आपने कोर्स परचेस किया हुआ है तो आपके पास में नोट्स होंगे, नोट्स को आप ओपन कर लीजिएगा एंड आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है हम लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं। लोग क्या खाते थे, प्रागैतिहासिक काल के विषय में भी और प्राचीन काल के विषय में भी हम जान सकते हैं कि भाई लोग क्या खाया करते थे, कहां पर रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों जो कि शिकारी थे, ठीक है, इसके अलावा शासक, पशुपालक, कृषक, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, वैज्ञानिकों, संगीतकारों और कलाकारों के जीवन के विषय में जान सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल में शासक, पशुपालक, कृषक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, वैज्ञानिक, संगीतकार ये थे ही नहीं। प्रागैतिहासिक काल में आपको केवल आखेटक अर्थात शिकारी लोग देखने को मिलते थे। तो इनके विषय में हमें कई स्रोतों से जानकारी मिलती है जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। केवल इतना ही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग पहले कौन से नाटक देखते थे, ये हमारे प्राचीन काल की बात की जा रही है क्योंकि इसी समय नाटक वगैरह का विकास हुआ। इसके अलावा कौन सी कहानियां सुना करते थे, बच्चे कौन से खिलौने खेलते थे, इसके अलावा कौन से गीत गाया करते थे, ये सारी जानकारियां हम जान सकते हैं। कैसे जानकारी मिलेगी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई लोग कहां पर रहते थे, ये हमारा अगला टॉपिक है। प्रागैतिहासिक काल में एंड प्राचीन काल में लोग कहां पर रहते थे, ठीक है, ये हमारा अब अगला टॉपिक है। तो इसके पहले बिंदु में कहा जा रहा है कई लाख वर्ष पूर्व लोग जो थे वो ज्यादातर नदियों और तालाबों के आसपास रहते थे, नदी और तालाब इत्यादि के पास में रहते थे। अच्छा, नदी और तालाब के पास में रहने के कई सारे रीजन है, जैसे कि यहां पर जब जानवर पानी पीने के लिए आते थे तो लोग इनका शिकार कर लेते थे, ठीक है। इसके अलावा नदी और तालाब के आसपास अगर आप देखोगे तो पेड़ पौधों की बहुत अधिकता होती है, इस वजह से यहां से प्राकृतिक चीजें जैसे कि सब्जी, फल, जड़, पानी इत्यादि इनको आसानी से प्राप्त हो जाता था, जिससे कि इनका जो जीवन था वो चलता रहता था, इनका काम चलता रहता था। इसलिए अधिकतर आज से कई लाख साल पहले लोग नदी और तालाबों के पास में रहते थे। और कई लाख साल पहले नहीं, जब सभ्यता का बसाव होने लगा, जब कबीले बसने लगे, तब भी लोग नदी और तालाबों के पास में ही रहे। इनफैक्ट हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, ठीक है। इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास के विशाल संपदा से परिचित थे, ठीक है। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, जैसे जैसे मानव अपने कबीलों में आकर रहने लगे, ठीक है, तो जब संपदा विशाल संपदाएं जैसे कि पता चला कि भाई वहां पर पानी बहुत अधिक है, ठीक है, या फिर वहां पर जानवर बहुत अधिक रहते हैं,
हैं, ठीक है, या फिर वहां पर क्या है कि आम के बहुत अधिक पेड़ हैं, या फिर वहां पर जड़ें बहुत अधिक मात्रा में आ जाती है। ऐसे इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक अर्थात वो व्यक्ति जो चीजों का संग्रह करता है, ठीक है, संग्रह करके ले आता है, ठीक है। जैसे आपके घर में आपके पिताजी, ठीक है, भोजन है, पैसा है, इन सभी का अपने आपके घर में ला करके संग्रह करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह करते थे, इन विशाल संपदाओं से भोजन लेकर के आते थे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजाना आरंभ किया। प्रश्न खड़ा होता है कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को कहां पर उपजाना आरंभ किया गया? तो आपको देखने को मिलता है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। कितने वर्ष पूर्व? तो आज से 8000 वर्ष पूर्व। ये डेट याद रखना एंड ये इलाके भी याद रखना। आइए इसको एक बार हम मैप में देख लेते हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हमें मैप में कहां पर देखने को मिलती है? ये आपका भारत का नक्शा है, पुराने वाले भारत का। अब तो पाकिस्तान कट चुका है, लेकिन अगर आप पुराने भारत को अखंड भारत को देखोगे तो उसमें ये आपको सुलेमान की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी और यहां पर किरथर की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। आज ये पाकिस्तान साइड में देखने को मिलती हैं, लेकिन पहले ये भारतीय महाद्वीप का और आज भी भारतीय महाद्वीप का हिस्सा है। बेटा अलग हो गया तो क्या हुआ, लेकिन भारतीय महाद्वीप का हिस्सा तो है ही है, ठीक है। तो ये आपको सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। यही वो इलाके थे जहां पर आज से लगभग 8000 साल पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, ठीक है। और उन्होंने गाय बैल भेड़ बकरी कुत्ता जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था और ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे लोगों ने अपने कबीले बसाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब यहां पर फसल उपजाने लगे तो लंबे समय तक एक स्थान पर रुकना पड़ा, ठीक है। और तब इन्होंने धीरे धीरे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया और गांव यहां पर इस तरह से बसने लगे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य श्रेणी। अगर आप उत्तर पूर्व में देखोगे तो गारो का इलाका ये आपको देखने को मिलता है, गारो की पहाड़ियां, और विंध्य की पहाड़ियां यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विकास हुआ था। इसके कुछ समय बाद हुआ था, लेकिन इन इलाकों में भी हमें प्राचीन भारत में कृषि का विकास देखने को मिलता है। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में, यानी कि विंध्य जो पहाड़ी श्रृंखला है इसके उत्तर के इलाकों में सबसे पहले चावल उपजाया जाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में मानचित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है। मानचित्र में दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया यानी कि दक्षिणी भाग एशिया का, ठीक है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। हाँ, मतलब मानचित्र जो ये दिया गया है, मानचित्र में अगर हम देखें तो मानचित्र में हमारा दक्षिणी एशिया दिया गया है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा भारत है एक, तो ठीक है, भारत तो हम देख ही रहे हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान ये वाला दर्शाया गया है, बांग्लादेश ये वाला आपका दर्शाया गया है, नेपाल ये आपका दर्शाया गया है, नेपाल के अलावा भूटान वो भी दर्शाया गया है, ठीक है। भूटान के अलावा श्रीलंका नीचे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान ऊपर देखने को मिल जाता है पाकिस्तान के बगल में, ठीक है। और इसके अलावा चीन जो है वो भी है और म्यांमार भी है। तो इन सभी देशों को मानचित्र में दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। एक मिनट दक्षिण, हाँ, इस बात को ना थोड़ा सा बारीकी से समझो क्या कहा जा रहा है। जो दक्षिण एशिया है हमारा, जिसमें ये सभी देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सारे के सारे देश मिलाकर अगर आप देखोगे तो ये एक छोटे से उपमहाद्वीप का भाग आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। चैप्टर में हमने जहां जहां पर उपमहाद्वीप शब्द का इस्तेमाल किया है, याद रखना उपमहाद्वीप में ये सारे इलाके आते हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार। चीन का कुछ भाग आता है, पूरा भाग नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि भाई दक्षिण एशिया जो है, जिसमें इतने सारे देश आते हैं, ये महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन इसे प्रायः हम एक उपमहाद्वीप कह सकते हैं, ठीक है। पहाड़ियों, समुद्रों, पर्वतों के माध्यम से बटे होने के कारण इसे हम उपमहाद्वीप
उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाएगी, इधर तरफ आपको पूरा का पूरा समुद्री इलाका देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा समुद्र नीचे हो गया, पहाड़ियां हो गई और पर्वत, ठीक है। इधर भी आपको ये किरथर सुलेमान की पहाड़ियां देखने को मिल जाती है, इधर भी पहाड़ियां, तो बटे होने के कारण ये एक उपमहाद्वीप की तरह दिखता है और इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है इस पूरे इलाके को, ठीक है। आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, एक मिनट इसे इरेज कर लेते हैं। हाँ, आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। आरंभिक नगर यानी कि सबसे प्राचीन नगर, स्टार्टिंग में जिन नगरों का विकास हुआ उन्हें आरंभिक नगर कहते हैं। तो सबसे पहले आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, सिंधु नदी कहां पर है मैप में, तो सिंधु नदी आपको देखने को मिलती है ये सिंधु और इसकी सहायक नदियां कितनी हैं, 5 हैं। एक आपकी झेलम है, दूसरी चेनाब है, तीसरी रावी है, चौथी सतलज है और पांचवी आपको ब्यास देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता, आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अगर हम गंगा और उसकी सहायक नदियां देखेंगे, ठीक है, तो गंगा नदी अगर हम देखें तो ये आपको यहां से देखने को मिलती है, ये, ठीक है। और एक ये इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में आपको देखने मिलती है यमुना नदी, चंबल नदी, सोन नदी, इसके अलावा इधर से भी नदियां आती हैं कई सारी, घग्गर नदी आती है, ये आपकी इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो गंगा और इसकी सहायक नदियां और इसके अलावा जो समुद्र तटवर्ती इलाके थे, इन इलाकों के आसपास सभ्यता का जो बसाव हुआ है वो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। और अगर हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे सभ्यता का विकास देखते हैं तो आज से 4700 वर्ष पूर्व भी यहां पर सभ्यता का विकास हुआ। इस सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता फिर सिंधु सभ्यता कहते हैं और गंगा नदी के किनारे विकसित सभ्यता जो थी उसको नाम अलग से नहीं दिया गया, इसे गंगा नदी के किनारे विकसित सभ्यता ही हम कहते हैं, ठीक है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार, ठीक है, वर्तमान आज के टाइम पर हम इसे बिहार कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके शासक जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया हुआ था। मगध राज्य जो था वो प्राचीन काल में बहुत ही विशाल राज्य था, ठीक है। इसके पास में बहुत ज्यादा संसाधन थे, ठीक है, क्योंकि अकेला एक बहुत बड़ा साम्राज्य था इसलिए इसके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। जंगल यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में थे, ठीक है, और ये साम्राज्य बहुत बीच में फैला हुआ था इसलिए काफी अधिक संपदा इसके पास में थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है, ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। एक आपका मगध साम्राज्य हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे साम्राज्य थे जिनके विषय में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने ये डिस्कस कर लिया है कि लोग जो थे पहले नदियों और तालाबों के किनारे रहते थे और नदियों और तालाबों से सभ्यता का विकास कैसे हुआ, एक क्विक यहां पर हमने इसका क्विक व्यू देखा, ठीक है, कि कैसे धीरे धीरे पहले अगर हम देखें तो नदियों के किनारे रहते थे, नदियों के किनारे रहने से 8000 वर्ष पूर्व खेती करना शुरू कर दिया सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास। फिर धीरे धीरे गांव बसने लगे, गांव बसने के बाद में बिंद के क्षेत्र में और गारू के क्षेत्र में यहां पर भी खेती होने लगी, यहां पर भी गांव बसने लगे और गांव बसने के बाद धीरे धीरे नदियों के किनारे सभ्यता का विकास होने लगा। पहले आपको सिंधु सभ्यता देखने को मिलती है, इसके बाद में फिर गंगा नदी के किनारे एक सभ्यता देखने को मिलती है और धीरे धीरे गंगा नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई वो इतनी बढ़ गई कि वो एक मगध साम्राज्य पूरा बन गया, ठीक है, वो एक पूरा राज्य के रूप में विकसित हो गया। अब हमें यहां पर डिस्कस ये करना है कि लोग उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं क्यों करते थे, प्राचीन काल में यात्रा करने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कहां से, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी रहती थी, लेकिन इसके बाद भी लोग रिस्क लेते थे और यात्राएं करते थे। फिर भी लोग कभी काम की तलाश में, ठीक है, या फिर कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण या फिर कभी काम की तलाश में या फिर कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। देखो, अगर हम प्राकृतिक आपदा की बात करें तो ये कई लाख साल पहले लोग प्राकृतिक आपदाओं की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, क्योंकि वो लोग पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीजों के ऊपर निर्भर थे। अगर नदियों में पानी नहीं होगा तो पानी नहीं ले पाएंगे, अगर पेड़ों में फल फ्रूट नहीं आएंगे तो वो अपना भोजन नहीं कर पाएंगे, जानवर नहीं मिलेंगे तो शिकार नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अगर कहीं सूखा पड़ गया तो उन्हें वहां से जाना पड़ता था एंड दूसरे स्थान पर जाकर के जहां पर मतलब इनको ये चीजें मिले वहां पर बसना पड़ता था। इस वजह से लोग यात्राएं करते थे। एंड जब धीरे धीरे सभ्यता का विकास होने लगा, जब लोगों को काम की जरूरत पड़ने लगी, तो लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करने लगे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, जैसे कि मगध साम्राज्य की बात करें। मगध साम्राज्य के बाद में जैसे जैसे अलग अलग साम्राज्यों का विकास हुआ तो सेनाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए यात्राएं करने लगी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करें, आज जो कि आगे डिस्कस करेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बाहर से बहुमूल्य वस्तुओं को मंगाया करते थे, जैसे कि सोना हो गया, ठीक है, सोने के अलावा बहुमूल्य पत्थर हो गए, कांसा हो गया, ठीक है, इन चीजों को ओमान से, ठीक है, और भारत के अन्य कई इलाकों से मंगाया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से लोग मतलब व्यापारी लोग जो थे वो भी यात्राएं किया करते थे। पहला कारण तो यही कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, दूसरा काम की तलाश में, तीसरा सेनाएं यात्राएं करती थी, चौथा व्यापारी लोग यात्रा करते थे, ठीक है। आई होप कि यात्रा का कारण आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ कारण दिए गए अगले पॉइंट में। धार्मिक गुरु लोग शिक्षा और सलाह की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे, जो धार्मिक गुरु लोग हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे आज से लगभग 3500 साल पहले हमारे ऋग्वेद की रचना की गई थी, ठीक है। और इतने पुराने समय में कोई एक व्यक्ति अकेला एक ही स्थान पर बैठ करके इतने महान ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता। तो ये लोग भी शिक्षा और सलाह की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे ऐसे यात्राएं किया करते थे, ठीक है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों पर को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे, ठीक है, कि भाई हमें नई खोज चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे वास्को डी गामा, ठीक है, भारत की खोज में यहां तक आ गए, एक नई भूमि की खोज में, ठीक है। इसी तरह से मतलब कई सारे लोग जो थे वो नई नई चीजों की खोज करने के लिए, रोचक स्थानों की खोज करने के लिए यात्राएं किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। भाई जब हम अधिक लोगों से मिलते हैं ना तो हमारे विचार भी विकसित होते हैं। इसी तरह से जब ये यात्राएं होने लगी तो यात्राओं से भाई यहाँ की सभ्यता से परिचित नहीं है, ये मान लेते हैं बी सभ्यता और ये मान लेते हैं ए सभ्यता है, ठीक है, परिचित नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ के लोग यहाँ पर जाते हैं, फिर एक दूसरे के विचारों को अपनाने लगते हैं और अपनाने के बाद में जिस सभ्यता का विकास होगा उसे A+B सभ्यता कहा जाएगा। दोनों के विचार मिलेंगे, क्योंकि अभी तक ना ये इसे जानते थे ना ये बी वाले ए को जानते थे, इसलिए दोनों की सभ्यताएं अलग थी, दोनों की समझ अलग थी, दोनों अलग अलग तरीके से अपना काम चलाते थे। लेकिन दोनों अगर मिल गए तो इनकी सभ्यता मिल करके और एक दूसरे के विचारों को जानेगी और उससे आगे बढ़ेगी। इसी तरह से जब लोगों ने यात्राएं की तो कई सारी सभ्यताएं आपस में मिली और कई सारे विचार मिले और इससे आज का ये सभ्यता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगले पॉइंट में, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहां आए और आकर के यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहां तक भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो अपने साथ में अपने विचारों को भी लेकर के जाते हैं, वहां पर विकसित करते हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक है, उनको भी प्रगति मिलती है। अब अगला हमारा टॉपिक है देश का नाम। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो इसमें एक ही बिंदु में हमने सारा का सारा रख दिया है। कहा जा रहा है अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या फिर भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। अभी हाल ही में भारत नाम का बहुत मतलब ट्रेंड में चल रहा था जब इंडिया गठबंधन हुआ, ठीक है। तो इंडिया या फिर भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, याद रखना, ठीक है। लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी लोग और यूनानी लोग, ठीक है, इन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। क्या कहा, जो सिंधु नदी थी, ठीक है, सिंधु नदी, इसको हिंदोस अथवा इंदोस का, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इनकी भाषा में सिंधु को मतलब इसी तरह से बुलाया जाता होगा, ठीक है। तो सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस का। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो नदी थी, ठीक है, अगर आप नदी को देखोगे, सिंधु नदी को
अब मैप में चलते हैं, ठीक है। अगर आप सिंधु नदी को देखो तो ये है, ठीक है। यहां से आने वाले जो लोग थे ईरानी और यूनानी लोग, इन्होंने इस नदी को सिंदोस अथवा हिंदोस का, ठीक है। और इस नदी के पूर्व में यानी कि इधर तरफ ये जो पूरा इलाका है, ठीक है, पूर्व में रहने वाले लोगों को इंडिया कहा, ठीक है। पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या है, हाँ, पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे भारत देश का नाम इंडिया पड़ा। अच्छा, भारत नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किसका? भारत नाम का, उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिमी इलाका कौन सा है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो, दिशा की हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे भारत देश में अगर हम दिशा की बात करें तो ये वाला आपका पूर्वी इलाका है, ये वाला पश्चिमी है, ये उत्तरी है और ये आपका दक्षिणी इलाका है, ठीक है। उत्तर पश्चिम यानी कि यहां पर रहने वाले लोग, ठीक है, क्योंकि ये उत्तरी है, ये पश्चिमी है, तो यहीं पर रहने वाले लोग होंगे, ठीक है। तो ये जो भारत नाम का प्रयोग है, ये पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख हमको संस्कृत की आरंभिक कृति जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋग्वेद की रचना आज से 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। ये 3500 साल पुरानी कृति है, ठीक है। बाद में जो ये भारत नाम है, इसका प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा भारत के रूप में। पहले भारत नाम का प्रयोग होता था और हमने अपने देश का नाम भारत रखा है, ठीक है। तो भारत और भारत में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना याद रखो कि भाई भारत हमारे देश का नाम पड़ा और यहां पर इसके लिए भरत नाम का प्रयोग पहले किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भरत नाम के एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर इस स्थान को जाना जाता था पहले, ठीक है, जिसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अतीत के बारे में हम कैसे जाने। भाई, प्राचीन काल के बारे में हमने इतने सारा ज्ञान आपको दे दिया, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी मिली कहां से है वो भी तो समझो। तो अतीत की जानकारी हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रमुख स्रोत जो हैं जिनके माध्यम से हमें मतलब पूरी अच्छी तरह से ऑथेंटिकेटेड जानकारी मिलती है, वो उनमें से एक है पांडुलिपि और दूसरा है अभिलेख। अब आपके मन में सवाल होगा कि पांडुलिपि किसे कहते हैं और अभिलेख किसे कहते हैं। तो पांडुलिपि कहते हैं अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें, ठीक है, उनको पांडुलिपि कहा जाता है। अतीत अर्थात प्राचीन काल में जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा गया उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। लेकिन पांडुलिपि ऐसी नहीं थी जिसको हम लोग आज के टाइम पर हम जैसी पुस्तकें लिखते हैं, इस तरह की पुस्तकें नहीं थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है, ठीक है। मेनू यानी कि हाथ और स्क्रिप्ट अर्थात लिखना, ठीक है। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें अर्थात पांडुलिपि यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी में इसे हम पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पांडुलिपियां हैं इनको ताड़ के पत्तों को काट करके अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक एक पेड़ है, इसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। क्या होता था, जो ताड़ के पत्ते हैं, ठीक है, ताड़ पत्र, ये ताड़ के पेड़ होते हैं, इनके पत्ते होते हैं, इनको काट लिया जाता था और काटने के बाद में विशेष तरह से इनको सुखाया जाता था और फिर उनके ऊपर लिखा जाता था, उसी को पांडुलिपि कहते हैं। एक तो इस तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई भुर्ज नामक एक पेड़ होता है, ठीक है, भुर्ज नामक, जो कि हिमालय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इस पेड़ की खाल या फिर कहीं इस पेड़ की छाल को निकाला जाता है, ठीक है, और छाल निकालने के बाद में इसे विशेष तरह से तैयार करके भोजपत्र बनाए जाते हैं, ठीक है, और भोजपत्र के ऊपर लिखा जाता है, उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। तो दो प्रकार की पांडुलिपियां हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, एक आपकी ताड़ पत्रों वाली और दूसरी आपकी भोजपत्र वाली, ठीक है। आई होप पांडुलिपि क्या होती है ये आप जान गए होंगे, ठीक है। अब जो पांडुलिपियां हैं, प्राय ये पांडुलिपियां हमें मंदिर और बिहार से प्राप्त होती है। मंदिर जो कि हिंदुओं के धार्मिक स्थान है, और बिहार जो कि बौद्ध और जैन धर्म के आपको धार्मिक स्थान देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां से ये पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, धार्मिक मान्यताओं, राजाओं, व्यवहारों, ठीक है, राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान, ठीक है। देखो, एक तो हो गया कि भाई धर्म के विषय में जानकारी मिलती है, दूसरा समाज में किस तरह के व्यवहार किए जाने चाहिए, ठीक है, धार्मिक मान्यता हो गई, व्यवहार। इसके अलावा राजाओं का जीवन कैसा था उनके विषय में, इसके अलावा औषधियों के विषय में, इसके अलावा विज्ञान के विषय में, इन सभी प्रकार के विषयों की चर्चाएं मिलती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं, ठीक है, जो कि पांडुलिपियां के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में हमें प्राप्त हुई, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये सभी शामिल है। अच्छा, इसके ऊपर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि पांडुलिपियों में निम्नलिखित में से किन किन विषयों की जानकारी हमें मिलती है, फिर चर्चा में मिलती है। ऑप्शन दे दिया जाए धार्मिक मान्यताएं, ठीक है, इसके अलावा विज्ञान, इसके अलावा दे दिया जाए आम जनता, राजाओं के जीवन,
औषधियों, मतलब कई टॉपिक दे दिए जाए तो याद रखना, एक तो आपके धार्मिक मान्यताएं हो गई, दूसरा आपके व्यवहार उस समय कैसे होने चाहिए, ठीक है, धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान, इनके विषय में ही केवल जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाकाव्य, कविता और नाटक भी हमें पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि पांडुलिपियों को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो तीन भाषाएं हैं, एक आपकी संस्कृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी तमिल भाषा, याद रखना। अब हम अभिलेखों की बात करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, अभिलेखों से भी हमें कई सारी जानकारी मिलती है। आपके मन में सवाल होगा अभिलेख किसे कहते हैं, ठीक है भाई, सवाल तो होना ही चाहिए, अगर सवाल नहीं है तो प्रॉब्लम है, सवाल आना चाहिए, ठीक है। तो सवाल है कि भाई अभिलेख किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, आपने कई बार देखा होगा जब भी कोई नेता सड़क बनवाता है, रोड बनवाता है ना, तो आप देखोगे रोड के किनारे एक पत्थर की स्लेट लगवा देता है कि भाई माननीय सांसद जी के द्वारा या माननीय विधायक जी के द्वारा इस रोड का इस टाइम में निर्माण किया गया। इसी तरह से आपने मंदिरों में भी पत्थर की सील लगी हुई देखी होंगी, जिनके ऊपर खुदा हुआ होता है कि भाई मंदिर के ऊपर इस व्यक्ति ने दान दिया है, इन्होंने मंदिर बनवाया है, ठीक है। इसी तरह से अभिलेख, इन्हीं को अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर, अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर खोद खोद करके लिखा जाता है, वे अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को आदेशों को एक तरह उत्कीर्ण, इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे। शासक हैं भाई, अब लिख करके इतने पांडुलिपियां तो इतनी तैयार करवा नहीं सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई, और पांडुलिपियां अगर कहीं पर लगवा देंगे तो आज नहीं तो वो सड़ गल के खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पत्थरों के ऊपर लिखवा देते थे और पत्थरों को जगह जगह पर लगा देते थे कि भाई ये सूचना है, ठीक है। शासक अपने आदेशों को, और अन्य लोग थे जो कि अपनी बातों को लोगों के सामने रखने के लिए इन अभिलेखों का प्रयोग करते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी हमें मिलते हैं, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण दिया, जैसे कि मंदिर बनवाना, ठीक है, मंदिर बनवाया है, ठीक है, तो उसमें विवरण दे दिया कि भाई इस राजा के द्वारा इस सन में इतनी भेंट देकर के इस मंदिर का निर्माण किया गया। या फिर कोई व्यापारी है जो बताना चाहता है कि ये ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो अभिलेख बनवा के टंगवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से इन अभिलेखों का प्राचीन काल में उपयोग किया जाता था, और इन्हीं अभिलेखों से हमको ये जानकारियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख आज हमको अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त होता है, जो कि पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है। ये कितने साल पुराना अभिलेख है? 2250 साल पुराना अभिलेख है। किसने लिखवाया था? अशोक नाम के एक शासक ने लिखवाया था। कहां से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान के कंधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख किस भाषा में था? तो यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों में इस अभिलेख को लिखा गया था। इस अभिलेख में जो भी लिखा गया उसकी बात नहीं की गई है, बट ये अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखो, अशोक के तो कई सारे अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अभिलेख के अशोक के जो अभिलेख हैं वो कहां कहां से प्राप्त हुए, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। या अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, वो वाला चैप्टर है, वहां पर डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई, ठीक है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो है उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। जो पुरातत्वविदों की हमने यहाँ पर बात की है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्राचीन काल में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं ये पत्थर और ईंट की इमारतों, ठीक है, कि अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। भाई प्राचीन काल में पत्थर की जो इमारतें बनाई गई, ईंटों से जो इमारतें बनाई गई, उनके अगर अवशेष बचे हुए हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है तो उसका अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल की कोई गुफा है जिसमें आज तक कोई नहीं गया, वहां पर कोई चित्र मिल जाए तो उसका अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल की बनी हुई मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, तो यानी कि प्राचीन काल की चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा ये जो पुरातत्वविद हैं प्राचीन काल के औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्रति के लिए छानबीन करते हैं कि भाई हमें प्राचीन काल के सिक्के मिल जाएं, आभूषण मिल जाएं, तो हमें इससे पता चलेगा कि प्राचीन काल में लोग किस तरह के आभूषण पहनते थे, किस तरह की मुद्रा चलती थी, ये जानने के लिए सिक्कों की खोजबीन करते हैं, ठीक है। और छानबीन के अलावा खुदाई भी करते हैं, जगह जगह पर खुदाई की जाती है, ठीक है। तो ये पुरातत्वविद ही होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्वों कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। हाँ देखो, जो पत्थर या फिर पक्की मिट्टी से बने हुए तत्व होते हैं, ठीक है, या फिर जो धातु से बनी हुई चीजें होती हैं, ये कठोर होती हैं
और जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। इस वजह से हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं ये औजार, हथियार, आभूषण, सिक्के, मूर्तियां, अवशेष, चित्र इनकी खोज करते हैं, ताकि क्योंकि ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और भाई अगर कोई लकड़ी का प्रोडक्ट होगा उसमें दीमक लग जाएगी, वो गल के खत्म हो जाएगा 2-3 साल में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें नहीं मिल पाती, इसलिए जो हमारे यहाँ के पुरातत्वविद हैं वो ऐसी चीजों की खोज करते हैं जो लंबे समय तक बनी रह सकती हैं, जैसे कि आपके औजार हो गए, हथियार हो गए, ठीक है, या फिर पत्थर और धातु से बनी हुई जो कठोर चीजें हैं वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में अब कहा जा रहा है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा पक्षियों की हड्डियां ढूंढते हैं। ये जल्दी नहीं खत्म होती हैं, ठीक है, ये जल्दी नहीं खत्म होती, तो इनकी हड्डियों को ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जैसे कि जानवर की हड्डी मिली हुई है, ठीक है। अब अगर जानवर की हड्डी जो है अगर वो पूर्ण रूप से सही सलामत यानी कि प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज हो रही है तो मतलब साफ है कि जानवर नहीं खाते थे। लेकिन अगर ऐसी हड्डी मिली है जिसको काटा हुआ दिखाया गया है, उसके ऊपर कटे हुए का निशान बना हुआ है, टूटने का निशान बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि भाई प्राचीन काल के जो लोग थे वो जानवरों को खाया करते थे। चिड़ियों की अगर हड्डियां ऐसी मिलती जिनमें जिनको खाने का निशान है, जिन चिड़ियों की हड्डियों में, ठीक है, कि भाई हड्डी को काटा गया है, ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि चिड़ियों को काट के खाया जाता होगा। मछलियों की हड्डियां मिल रही हैं, ठीक है, आमतौर पर ऐसे स्थान से जहां पर मछली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो पता चलता है कि मछलियां लोग खाया करते थे। मछली तो पानी में होनी चाहिए, और ऐसा स्थान जो पूर्ण रूप से सूखा है जहां पर मछलियां हो ही नहीं सकती, अगर वहां पर मछलियों की हड्डियां मिलती हैं और हड्डियां किस रूप में मिलती हैं, इन चीजों को देख करके पुरातत्वविद ये पता लगाते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि भाई वनस्पति है, आज नहीं तो कल सड़गल करके खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर अन्न के दाने हैं या फिर लकड़ी के टुकड़े हैं, अगर वो जल गए होते हैं तो उनकी राख जो होती है, फिर जले हुए जो टुकड़े होते हैं वो बचे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर उनमें सड़ने गलने की मतलब भावना बहुत ही खत्म हो जाती है। जो जले हुए टुकड़े होते हैं, आप जलाकर देखना, वो जल्दी नहीं खत्म होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट इनको अगर मिल जाते हैं तो इससे इनके लिए बहुत ही भला हो, मतलब जानकारियां मिलती हैं। अगले पॉइंट में पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व। अच्छा हाँ, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, इनको पुरातत्व कहा जाता है, ठीक है। पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहास स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। का प्रश्न सबसे पहला कि अतीत के विषय में हमें जानकारियां किससे प्राप्त होती हैं। तो एक आपकी पांडुलिपि हो गई, दूसरा अभिलेख हो गया, तीसरा हो गया पुरातत्व। पुरातत्व किसे कहते हैं? प्राचीन काल में उपयोग किए गई वस्तुओं को हम पुरातत्व कहते हैं। जैसे कि आपके पुराने खंडहर पड़े हुए इमारतें हो गई, पुरानी मूर्तियां हो गई, ठीक है, पुराने औजार हो गए, हथियार हो गए, पुराने जेवरात हो गए जिनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जानवरों की हड्डियां हो गई, इन चीजों को हम पुरातत्व कहेंगे। लेकिन इन तीनों चीजों से जो हमको समग्र रूप से जानकारियां मिलती हैं उसके लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो पुरातत्व की जांच करते हैं उसको हम कहते हैं पुरातत्वविद। लेकिन जो इतिहास मतलब अतीत का अध्ययन करते हैं, दोनों चीजों में फर्क समझना। क्या कहा जा रहा है, देखो कहा ही जा रहा है, एक मिनट, हाँ, कहा ही जा रहा है ऐसी वस्तुएं जो प्राचीन काल में बनी और प्रयोग की गई, इनका अध्ययन जो करते हैं उनको हम कहते हैं क्या? पुरातत्वविद, ठीक है। लेकिन 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 इतिहासकार उसे कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है, यानी कि इतिहास का अध्ययन करता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जो वस्तुओं का अध्ययन करता है, प्राचीन काल में बनी और प्रयोग में लाएगी, उनको हम कहते हैं पुरातत्वविद। और जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इतिहासकार जो होते हैं वो स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और स्रोतों की खोज करने का काम होता है किसका? पुरातत्वविदों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं अतीत को जानने के लिए, और इन सुरागों के माध्यम से अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, अगला टॉपिक हमारा है अतीत एक है या फिर अनेक है। ये भी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई अतीत ऐसा तो नहीं कई सारे अतीत हैं हमारे, एक ही अतीत है या फिर अनेक अतीत हैं, ठीक है, तो इसको भी समझ लो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इसके पहले बिंदु में कहा जा रहा है इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत में अतीत शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर हम यहां पर लिखते हैं कि मेरा अतीत, तो मतलब एक वचन होता, किसी एक व्यक्ति पे क्या अतीत, ठीक है। लेकिन हमारे अतीत यानी कि बहुवचन, यानी कि बहुत सारे लोगों के यहां पर अतीत हैं,
ठीक है, क्योंकि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अब भाई प्राचीन काल में कोई एक सभ्यता तो विकसित हो नहीं पाई, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही सभ्यता विकसित आई है, कई सारी अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई और उन सभ्यताओं में भी कई सारे अलग अलग समुदाय थे और उन समुदायों में भी अलग अलग प्रकार के लोग थे, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई सभ्य था, कोई असभ्य था। ठीक है, किसी ने कोई खोज की तो किसी ने कोई खोज की, इसलिए अतीत एक नहीं बल्कि बहुवचन यानी कि कई सारे अतीत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालकों और अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अगर आप सभी के जीवन को देखोगे तो अलग अलग था, राजा रानी अलग तरह से जीते थे, पशुपालक अलग, कृषक अलग, यानी कि अतीत कोई एक नहीं है। हम एक व्यक्ति के इतिहास को जान करके सभी व्यक्ति के इतिहास को एक ही तरह का नहीं समझ सकते। ठीक है, कि भाई हमको एक राजा के बारे में जानकारी मिली तो सभी इसी तरह से रहते होंगे, ऐसा नहीं है। सभी के अपने अपने अलग अलग अतीत थे। ठीक है, जैसे कि शिल्पकार जो थे वो अपने अलग तरह से जीवन जीते थे। इसका कहने का मतलब यहां पर यह है कि भाई हम किसी एक व्यक्ति के इतिहास को समझ करके सभी व्यक्तियों के इतिहास को उसी तरह का नहीं मान सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आई होप कि आप इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है, उसमें शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जिसकी वजह से हमें शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। चाहे आप हड़प्पा सभ्यता की बात, हड़प्पा सभ्यता के तो मतलब स्रोत ही मिलते हैं, लिखित जानकारी उसके विषय में नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो गंगा नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, यहां से जैसे कि आपकी मौर्य सभ्यता हो गई, ठीक है, मौर्य काल हो गया। मौर्य काल के बाद में अगर हम देखें गुप्त काल है, इनके बारे में लिखित स्रोत हमें मिल जाते हैं। तो इससे ये प्राचीन काल में विकसित सभ्यताएं ही हैं। ठीक है, विकसित मतलब राजा महाराजाओं के इतिहास ही हैं, इनके बारे में हमको लिखित स्रोत मिलते हैं, जिससे कि इनका जानकारी हमें मिल जाती है। यही कारण है कि हम शासकों के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में, लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं कि भाई गुप्त साम्राज्य के शासकों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, मौर्य साम्राज्य के शासक ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। लेकिन उस समय जो शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक थे, किसान थे, पशुपालक थे और जो आम आदमी थे, ये प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आज भी अगर हम देखें तो हमारी जो आम जनता है, जो किसान है, क्या किसान अपने वंश की वंशावली भी रखता है? बताओ। अगर आप गांव में जाओ या फिर शहर में भी चले जाओ, ठीक है, और उनसे पूछो कि तुम अपनी 3 पीढ़ियों के नाम बताओ, पिछली 3 पीढ़ी अपने बाबा से पहले की, नहीं बता पाएंगे। एक पीढ़ी का नाम नहीं बता पाएंगे, वो परबाबा के नाम नहीं बता पाएंगे। मैं तो बहुत सारे बच्चों से मिला हूं जिनको अपने बाबा का ही नाम नहीं पता। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाबा को नहीं देखा तो उनको अपने बाबा का नाम भी नहीं पता होगा। आप जाकर कई बार ट्राई कर लेना। ठीक है, जिनके जन्म से पहले उनके बाबा की मृत्यु हो गई, उनको अपने बाबा का नाम भी नहीं पता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो प्राचीन काल में भी जो ये आम आदमी थे, ये अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे और इसी वजह से हमें इनकी बहुत ही कम जानकारियां मिल पाती हैं। पुरातत्व की सहायता से, इनकी लिखित जानकारियां तो नहीं है, लेकिन जो पुरातत्व हमें प्राप्त होते हैं उनकी सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, बहुत कुछ जानना बचा हुआ है, लेकिन मतलब इसके बारे में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, एक भी लिखित जानकारी नहीं मिली। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। किसकी सहायता से? पुरातत्व की सहायता से। इसी तरह से आम लोगों के बारे में भी हम पुरातत्व की सहायता से काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और जानकारी कर भी रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा तिथियों का मतलब।